आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं खास प्रोग्राम कहकर ही मानेंगे। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ भारत बंद मनाया गया। इस बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। इस बीच अग्निपथ स्कीम पर कई तब्दीलियां की गई हैं, लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि लगातार इस स्कीम को लेकर एहतजाज किया जा रहा है और सवाल यही है कि अग्निपथ पर जो आग लगी है इसे आखिर बुझाया कैसे जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी आज बेंगलुरु में अग्निपथ स्कीम को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कुछ फैसले शुरू में समझ में नहीं आते हैं, कुछ फैसले शुरू में अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन इन फैसलों से बाद में चलकर मुल्क फायदा उठाता और आवाम को काफी फायदा होता है। लेकिन लगातार इस स्कीम पर अपोजिशन भी सवाल उठा रही है और सवाल यही है कि किस तरह से इस स्कीम को लागू कर पाएगी सरकार। और दूसरा अहम सवाल यह है कि अग्निपथ पर यह जो आग लगी है, इस आग को क्या सरकार बुझाने में कामयाब हो पाएगी। इसी पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ कैप्टन अनिल गौड़ साहब हैं, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। आनंद माधव जी हैं, तर्जुमान हैं कांग्रेस के। प्रोफेसर अजफर शमसी साहब तर्जुमान हैं बीजेपी के। और अमीर हैदर जैदी जी सीपीआई लीडर हैं। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। मैं सबसे पहले आनंद माधव जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। माधव जी, अपोजिशन और कांग्रेस खासतौर से अग्निपथ स्कीम को लेकर सवाल खड़े कर रही है। आज प्रेसिडेंट से भी कांग्रेस का डेलीगेशन मिला था, लेकिन इस बीच पीएम ने आज बेंगलुरु में कहा है कि बहुत से फैसले ऐसे होते हैं जो शुरू में समझ में नहीं आते, लेकिन बाद में इन फैसलों के जो फायदे होते हैं या इससे मुल्क और आवाम फायदे उठाते हैं। देखिए, हम लोगों को ये देखना होगा कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने कई फैसले लिए और उन्हें कदम पीछे उठाने लगे। कई फैसले पूरे देश को नुकसान पहुंचाया। चाहे आप वो जीएसटी के बारे में बात कर लें तो कितनी उसमें तब्दीलियां अभी तक की गई हैं, ये सबके सामने में है। आप किसान कानून की बात कीजिए तो उसमें भी उनको वापस आना पड़ा। सबसे बड़ी बात यह है कि आप इस पे आम सहमति, जन सहमति और जो पार्लियामेंट्री कमिटीज हैं या जो आपके पार्लियामेंट के मेंबरान हैं, उनके साथ बैठ के विपक्ष के जो लोग हैं बात कर यही चीजों को क्यों नहीं लाते? क्यों आपको बार बार फैसला वापस ले जाना पड़ता है? इस तरह से आप क्या कर रहे हैं? इस तरह से आप देश का समय भी बर्बाद कर रहे हैं और देश को एक गलत दिशा में धकेल रहे हैं। अभी देखिए, ये जो वर्तमान में इन्होंने जो अग्निपथ लाया है, पूरा भारत आज पानीपत बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? इसके लिए कौन जिम्मेवार है? ये तो सोचना पड़ेगा ना। अगर बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। नोटबंदी में इन्होंने कहा कि हम काला धन वापस ले आएंगे। कितना आया ये एक एक व्यक्ति को मालूम है पूरे भारत में। इन्होंने कहा कि 2-2 करोड़ रोजगार देंगे। कितने लोगों को रोजगार दिया? रोजगार दिया नहीं। आज जो इन्होंने कहा कि हम 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, वो भी 4 साल के लिए, उसमें भी 75% के भविष्य कोई गारंटी नहीं है। अभी इन्होंने आरक्षण वगैरह सोचिए, अभी इसको 1 सप्ताह भी नहीं हुआ है इस अग्निपथ को लाए हुए। इसमें कितनी तब्दीलियां अभी तक हो गई और आगे भी जारी रहेंगी। कांग्रेस की यह पूरी तरह से मांग है कि इसको अभी स्थगित करें, इसको वापस लें, सब लोगों के साथ बैठकर बात करें और जो रिफॉर्म उचित है उसको करें। क्योंकि इस तरह से करने से आप कहां ले जा रहे हैं देश को, ये सोचना पड़ेगा। आज युवा किस तरह से आक्रोश में जल रहे हैं। आपने देखा कि युवाओं के पास मौके नहीं है और जब मौका भी मिला तो आपने ऐसा मौका दिया जिसमें कहीं अपने आप को वो सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं। और दूसरी तरफ एक जो और सबसे बड़ा खतरा ये है कि आप जो है 75% लोगों को जो आप निकालेंगे 4 साल के बाद और वो आर्म में ट्रेन होंगे, तो क्या पूरे समाज का मिलिटराइजेशन नहीं कर रहे हैं? जो स्थिति अभी अमेरिका की बनी हुई है, जो स्थिति और देशों की बनी हुई है, जहाँ सरेआम गोली स्कूलों में और कहीं कहीं गोलियां चल जाती हैं, अगर आम प्रशिक्षित हैं उन बेरोजगारों को, उनको रोजगार अगर नहीं मिलेगा तो आप कहाँ लेके जाएंगे उनको? दूसरी बात, आपके बड़े बड़े नेता बयान देते हैं, ये कहते हैं कि हमको अपने कार्यालय में चौकीदार रख लेंगे, तो किस तरह से अपमानित भी कर रहे हैं ये भी देखना पड़ेगा। तो वो आक्रोश, वो गुस्सा तो फूटेगा ही फूटेगा ना, आप इस तरह से बातें करेंगे तो। रेजिमेंटल की व्यवस्था जो है सदियों से हमारे सेना में चला आ रहा है, इसके कारण जो है वो रेजिमेंटल व्यवस्था पे असर पड़ेगा। आप वो एक्स सर्विसमैन भी नहीं लिख सकते हैं क्योंकि आपकी सर्विस 5 साल की भी कम से कम नहीं है, 4 साल में आप छोड़ देने हैं। आपको पेंशन नहीं है, आपको ग्रेच्युटी नहीं है, यानी फायदे कम नुकसान ज्यादा है। फायदे माधव जी कम नुकसान ज्यादा है इसमें।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हमको खतरा किसका, हमको युद्ध से ज्यादा जो है इंसर्जेंसी का खतरा है। तो उसमें हमको एक मैच्योर्ड सैनिक चाहिए। आप युवाओं, आप सेना का एज कम करना चाहते हैं तो अच्छी बात है, तो उसको एक ऐसे स्कीम बनाइए जिसमें कि सेना का एज भी कम हो और चीजें भी आगे बढ़े। आप जनरल सियान सिंह ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा, यह एक मूर्खता, जो रिटायर्ड हैं, उन्होंने कहा कि यह मूर्खतापूर्ण कदम है। पैसे बचाना अच्छी बात है लेकिन सेना की कीमत पे नहीं, देश की कीमत पे नहीं। जी बिल्कुल। मैं अमीर हैदर जैदी साहब आपके पास आऊंगा। सर इससे पहले भी हमने देखा कि सरकार जब कोई इस तरह की स्कीम लाती है या कोई कानून लाती है तो मतलब एक रिवायत सी बनती जा रही है कि पहले उस पर सवाल उठते हैं, उस पर हंगामा होता है, फिर उसके बाद चीजें आगे बढ़ती हैं। चाहे नोटबंदी ले लें, जीएसटी ले लें या किसानों का कानून ले लें, और अब इस अग्निपथ स्कीम पर सवाल लगातार उठते हैं। अबू रहरा साहब, सवाल ही नहीं, सवाल ये कि जब कोई स्कीम लाती है, जब उसमें कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है, सरकार उस पर संवाद कायम नहीं करती है बल्कि उन्हें बदनाम करने की कोशिश करती है। सवाल ये है कि अब जब इन बच्चों की समझ में नहीं आया तो सरकार को इनसे संवाद कायम करना चाहिए, न कि इन्हें बदनाम करना चाहिए। जैसे पहले किसान आंदोलन के दौरान हुआ और उसके नतीजे क्या निकले ये भी देश के सामने, कि 13 महीने तक किसान दिल्ली की ड्योढ़ी पर बैठे रहे लेकिन उनके हाथ एक लेटर के अलावा कुछ नहीं लगा। मसला ये है, अब आरोप लगाते रहे साहब विपक्ष। मैं तो ये कहता हूं कि अगर विपक्ष के अंदर इतनी ताकत होती, इतनी वुसअत होती कि उसके कहने से किसान देश का भड़क सकता था या युवा भड़क सकता था, तो ये सरकार ऐसे अनशन फैसले नहीं देती। बड़ी एक कड़वी अपनी आलोचना कर रहा हूँ। लोग अपने सर शेरा बांध रहे हैं कि साहब ये विपक्ष कहना चाहिए, समर्थन करना किसी आंदोलन का या विरोध करना अलग बात है। विपक्ष की जिम्मेदारी है कि जो भी आंदोलन देश में होता है अहिंसात्मक होता है उसका समर्थन करे। लेकिन ये कहना कि साहब विपक्ष के बहकाने पर ये सब कुछ हो रहा है, ये बिल्कुल गलत है, सरासर। दूसरे वाराणसी के कमिश्नर कहते हैं कि साहब हमारे अपने बच्चे, हमारे समाज के बच्चे हैं, हमें इनसे संवाद कायम करना चाहिए। यहाँ मैं एक चीज जरूर कहूंगा अबू रहरा साहब, पहले जो इंसाफ की देवी जो न्यायालय के अंदर खड़ी है, जिसे हम इंसाफ की देवी कहते हैं, उसकी आंखों पर पट्टी, मुंह पर पट्टी नहीं, मुंह से कहती है, कानून बताती है, संविधान का व्याख्या करती है। लेकिन अब उल्टा हो गया। अब न्यायालय की जो देवी की आंख पर पट्टी नहीं है, वो पट्टी खिसक के मुंह पर आ गई है। आंखें खुली हैं, आंख खोल के फैसला कर। मसला ये कि अब जो इस बात को कर रहे हैं, अहिंसा फैला रहे हैं देश के अंदर, हम उनका समर्थन नहीं करते। क्या उनके घरों पर बुलडोजर जाएगा? जाना चाहिए। सहारनपुर के अंदर जो हो रहा था, जिन्हें बच्चों को लॉकअप में बंद करके मारा जा रहा था, वो भी हमारे ही बच्चे थे, लेकिन नहीं, शायद वो सौतेले थे। मेन चीज ये, तो अब अगर सब बच्चों की समझ में नहीं आ रहा तो जिम्मेदारी सरकार की नहीं है। मैंने अभी ये कहना चाहिए, टीवी चैनल पर किसी विशेषज्ञों को सुन रहा था जो सेना से रिटायर है, वो कह रहे थे कि वेल ट्रेंड लोगों को जब आप सड़कों पर छोड़ देंगे, जो पुलिस इन छोटे मोटे पत्थरबाजों को कंट्रोल नहीं कर सकती, जब वेल ट्रेंड लोग ये समाज के अंदर आएंगे तो ये तो 2 थप्पड़ मारकर वैसे ही गन छीन लिया करेंगे। तो ऐसे लोगों को वेल ट्रेन करके आप जब छोड़ेंगे सड़कों पर, तो इनके भविष्य का क्या सोचा है, इनके लिए कोई योजना है? आप कह रहे हैं साहब बीएसएफ में, असम राइफल्स में, सीआरपीएफ में भर्ती करेंगे, किस कानून के तहत करेंगे? वहां पहले से रिजर्वेशन मौजूद है। क्या संविधान में कोई संशोधन करेंगे? क्या हमने संविधान में ये संशोधन कर दिया है कि अब जो मिलिट्री से अग्निवीर जो रिटायर होके आएंगे, इस कानून के तहत सीआरपीएफ में या इसमें जाएंगे? अब जो विशेषज्ञ बैठ के यहाँ पे व्याख्या दे रहे हैं, जिन्होंने अपनी पूरी नौकरी की है, जो सारी सुविधाएं भोग रहे हैं, क्या ये त्यागेंगे अपनी सुविधाएं? क्या आज से हम पेंशन लेना बंद करते हैं? क्या हम आज से कोई मिलिट्री की जो सुविधाएं हमें मिलती है वो सुविधाएं हम नहीं लेंगे? व्याख्या देना अलग बात है। बुरी आग पेट की, बुरे दिल के ताब न तप सकेंगे, अब मगर बनेंगे इनकलाब। मसला ये कि पेट की आग इतनी बुरी है कि जो बच्चे रिटायर बिल्कुल सिलेक्शन हो गया था, जिन्होंने ग्राउंड पास कर लिया था, जिन्होंने मेडिकल पास कर लिया था, जिन्होंने इंटरमीडिएट पास कर लिया था, सारी सीमाएं पास करने के बिल्कुल इस तरह के जो स्टूडेंट है वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करेंगे। और कई स्टूडेंट ने इस पर एक तरह से सवाल भी उठाया। इस पर आगे भी हम कैप्टन अनिल गौड़ जी से कुछ चीजें समझेंगे। मैं प्रोफेसर अजफर शमसी जी आपके पास आऊंगा। शमसी जी, जो ये कहा जाता है लगातार कि अपोजिशन के बहकावे में ये लोग आ गए और इस तरह की चीजें हो रही हैं, लेकिन अपोजिशन कह रहा है कि
ना तो कोई मशवरा सरकार करती है, ना कोई संवाद करती है और चीजें लेकर आ जाती है, और इसी वजह से सरकार को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये योजना बहुत ही अच्छी योजना है और मुझे लगता है कि दुनिया के लगभग 30 देशों में ये चल रहा है, और जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, चाहे वो चाइना हो, अमेरिका हो, ये सारे जो है ये सब पहले से वहां इंप्लीमेंटेड है, वो चल रही है जी। इसका मोटिव बहुत अच्छा है और इसके मोटिव को समझने की जरूरत है, और मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में लोगों को समझ में भी आया है। इसलिए इस योजना पर जो लोग उंगली उठा रहे हैं कि हमसे राय मशवरा नहीं लिया गया, जब सरकारें होती हैं तो सरकार अपने लेवल पर और काफी बातचीत और करने यही के बात बाद तो ही किसी सरकार योजना किसान कानून में भी कर रही थी। यही बातें कि ये कानून बहुत अच्छे हैं, किसानों को समझना होगा। आखिर में शमसी जी क्या हुआ था, कानून को वापस लेना पड़ा था? सवाल है कि वो तो अलग विषय है, राजनीतिक संभावनाओं का विषय है, इसलिए अगर वापस ले लिया गया तो इसमें जब नहीं लिया जा रहा था तो कहा जा रहा था क्यों नहीं लिए जा रहे हैं, और अगर ऐसा लगा कि उसमें कुछ चीजें बेहतर हो सकती हैं तो आप कह रहे हैं क्यों वापस लिया। मैं यही बोल रहा हूं, मैं यही कह रहा हूं कि जो लोग बोल रहे हैं कि राय नहीं लिया गया, किससे राय लिया जाता है? जो सरकार है, सरकार के जो नुमाइंदे हैं, सरकार में जो लोग हैं, जो सेना के लोग हैं, तीनों विभागों के, उनसे बात की जाती है। और कोई अचानक ये योजना नहीं आई, ये योजना भी जो आई है वो बहुत पहले से इस पर काम चल रहा था, और काम चलने के बाद डिफरेंट लेवल पर अब एक एक आदमी से सड़क पर जाके तो योजना के बारे में जानकारी नहीं ली जाएगी, उसके भी कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। बोलने के लिए आप कुछ भी बोल रहे हैं कि क्यों नहीं लिया गया, नहीं इससे सरकार होगी। शमसी जी, इस स्कीम के ऐलान से कम सरकार की पोल तो खुल गई कि कितनी बड़ी तादाद में बेरोजगार है हमारे यहां। सड़कों पर आप देखिए हजारों और लाखों की तादाद में नौजवान निकल आए जिन्होंने सरकारी जो चीजें थी उनको नुकसान पहुंचाया। हालांकि ऐसा नौजवानों को नहीं करना चाहिए, लेकिन कम से कम एक चीज निकलकर तो सामने आ गई कि मुल्क में कितनी बड़ी तादाद में बेरोजगार हैं। भाई मैं कह रहा हूं कि आप कह रहे हैं नौजवान और रोजगार ने ऐसे किया, आम आदमी ने। सवाल है कि नौजवानों की आड़ में जो लोग थे वो एलिमेंट इसमें इंटरफेयर किए। अगर मान लीजिए नौजवान को तो समझने के बाद उसमें नौजवान कम थे, बाहरी एलिमेंट इसमें आ गए जो पॉलिटिकल अदर पार्टीज हैं। किसान आंदोलन करे तो उसमें खालिस्तानी आपको दिखते हैं। नहीं, देखिए हर चीज में कुछ ना कुछ एंगल निकाल लेते हैं। अब किसान आंदोलन करते हैं वहां खालिस्तानी नजर आते हैं, मुसलमान अगर जुमे की नमाज के बाद प्रोटेस्ट करते हैं तो वहां दहशतगर्द नजर आते हैं। अब यहां पर कुछ लोग बहकाने वाले नजर आ रहे हैं। भाई विपक्ष की पार्टियां राजनीति के लिए राजनीति कर रही हैं। आप विरोध करें, पॉजिटिव विरोध करें। मैं पहले ही कह रहा हूं कि ये कोई अचानक ये योजना नहीं आई, उसके जो प्रॉज एंड कॉन्स हैं, जो डिफरेंट लेवल पे हैं, सरकार में है, मंत्रालय में है, और तीनों जवानों के जो है वो सारी चीज बहुत लंबे समय से चल रही थी, अचानक नहीं आ गई। मैं कह रहा हूं कि इसका जो है आउटकम लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा आएगा। आप कह रहे हैं नौजवान बेरोजगार थे, तो भाई जरा इसको देखिए, कोई भी आदमी 17.5 साल में अगर ये 18 साल में ये ज्वाइन करता है तो 4 साल के बाद उसकी उम्र ऐसी थोड़ी है कि वो कंपटीशन में नहीं आएगा, वो आईएएस में नहीं आएगा, वो आईपीएस में नहीं आएगा, और उसके बाद उसको एक लमसम अमाउंट हो जाएगा। उस अमाउंट के बाद वो अपने गार्जियन पर भी मुनासर नहीं करेगा। ठीक है कैप्टन अनिल गौर से कुछ चीजें मैं समझ लेता हूं, बहुत देर से वेट कर रहे हैं। कैप्टन अनिल जी, सर क्या लगता है कि कई चीजें बदली गई हैं, उम्र को भी 21 से बढ़ाकर 23 साल कर दिया गया, और अलग अलग जो फौज के शोबे हैं उन्होंने अलग अलग तरीके से अब कुछ चीजें ऐलान की हैं। क्या आपको लगता है कि इस पर अब नौजवान मान जाएंगे? अबू जी, पहली बात तो ये है, देखिए एक कहावत है, दी हॉर्स पुल दी कार्ट, दी कार्ट डज नॉट पुल दी हॉर्स। कहने का मतलब ये है कि घोड़ा जो है वो गाड़ी को खींचता है जी, गाड़ी घोड़े को नहीं खींचती। बिल्कुल। अब आपने एक स्कीम अनाउंस कर दी, आपने कहा जी हम 44,000 45,000, और उसके साथ में कई जब चैनलों में मैं डिस्कशन कर रहा हूं किसी के साथ, तो वहां पे वो कह रहे हैं जी ये 1.5 लाख 1.25 लाख जो है भर्ती होगी। बहुत अच्छा है, पर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, ये जो 1.25 लाख और आप फिगर ले रहे हैं, आपके ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट जहां पे उनको आपने ट्रेनिंग देनी है,
क्या वो इतने है कैपेसिटी उनकी कि उनको वो अब्जॉर्ब कर ले? हमें पता है कि हमारे ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट कितने कैपेसिटी के हैं, उसके अंदर तो हमने बात की नहीं। हमने सीधा जो है गाड़ी जो है घोड़े के आगे रख दी। अरे भाई पहले ट्रेनिंग के लिए भी उसको जगह चाहिए कि नहीं? आप कहते हैं ट्रेनिंग करके आएगा 6 महीने, आपने नोटिफिकेशन पे निकाल दिया और आपने कहा अगस्त से वो है जो उसको शुरू कर रहे, रिक्रूटमेंट शुरू कर लेंगे। तो आपकी ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट तो वही सन 47-60 के 70 के दशक की बनी हुई है यहाँ पे एक जी। जो दूसरा ये है कि हेलो जी जी सर, आवाज आ रही है आपको? जी जी आवाज आ रही सर। हाँ, तो अच्छा दूसरा ये है, आप कहते हैं कि जी ये अनएम्प्लॉयमेंट दूर करने के लिए है, सब कुछ ठीक है, मैं कहता हूँ बहुत अच्छी चीज है, बड़ा अच्छा। पर आप फौज के साथ क्यों? ये फौज क्या ये अनएम्प्लॉयमेंट दूर करने के लिए एक दायरा रह गया क्या? एक दायरा है आपके पास इस देश के अंदर जिसने देश को इकट्ठा रखा हुआ है, और ये मैं बड़े दावे से कहता हूं। बिल्कुल। और ये सब कहते हैं सारे हमारे जो हमारे जो सारी पॉपुलेशन है वो सारी की सारी यही कहती है कि एक फौज ही एक ऐसा दायरा है। आप उस फौज के दायरे को भी आप उसको खंड करना चाहते हैं, मतलब एक्सपेरिमेंट करना भी तो आप फौज में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल, आप एक्सपेरिमेंट करिए, आप उसके अंदर एक्सपेरिमेंट जो है आप एक्सपेरिमेंट करिए सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के ऊपर, आप करिए उसको दूसरे दायरे के अंदर, आप उसको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में करके देखिए कि कैसे चलता है वो। तो इसीलिए आप इसके ऊपर मत करिए मेहरबानी करके, क्योंकि फौज एक ऐसी चीज है उसके अंदर अगर आप ये चीजें करेंगे। देखिए 62 के अंदर जो हमें डिबैकल मिला ना, वो इसीलिए मिला क्योंकि उसके अंदर पॉलिटिकल जो डिसीजन थे वो ओवररूल करके आर्मी जो हमारे मिलिट्री डिसीजंस को और मिलिट्री को फॉलो करना पड़ा। यहाँ पे भी मेरे को लगता है वही हो रहा है कि जो हमारे चीफ वगैरह है उनको एक बात कह दीजिए आपने ये करना है तो वो कर रहे हैं, पर इसके लॉन्ग रन में क्या फायदे और घाटे होंगे नहीं, बिल्कुल ऊपर स्टडी किया बिल्कुल जाहिर सी बात है, इस चीज को सोचना होगा कि तवील मुद्दती उसमें अगर हम देखते हैं तो इसमें फायदे और नुकसान इसके कितने, इस पर भी नजर रखनी होगी। बहुत मुख्तसर में आनंद माधव जी, अब ये मसला हल कैसे होगा? क्योंकि डिफेंस मिनिस्ट्री की हम बात करें या फौज की बात करें, वो कह रहे हैं कि हम इस पे पीछे हटने वाले नहीं हैं, लेकिन अपोजिशन लगातार अड़ा हुआ है। अपोजिशन इसकी नाकामियां गिना रही है, अपोजिशन इसके जो नुकसानात है वो गिना रही है। दो बातें मैं कहना चाहूंगा इसमें। सबसे पहले अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता महोदय भी इस बात को कह रहे थे बार बार कि ये फुल प्रूफ स्कीम है। तो भाई फुल प्रूफ स्कीम है तो 3 दिन में 3 परिवर्तन क्यों? बड़ा सवाल होता है। आप 3 साल में 3 परिवर्तन करते तो कुछ समझ में बात आती है, आपने 3 दिन में 3 परिवर्तन किए। क्या आप फुल प्रूफ स्कीम था जिसके बारे में आपने नहीं सोचा कि परिस्थितियां क्या है नहीं है, उसको बिना सोचे? क्या आपको जानकारी नहीं थी कि कोविड यहाँ आया हुआ था, 2 साल से सब कुछ ठप पड़ा हुआ था? एक बात। दूसरी बात यह है कि आप 6 महीने किसी भी सैनिक को ट्रेनिंग दी जाती है तो 2.5 साल 2 साल की ट्रेनिंग होती है, शॉर्ट सर्विस कमीशन भी होती है। आप 6 महीने वो ट्रेनिंग आप कैसे पूरा करेंगे? ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि और वो 6 महीने में ट्रेनिंग देंगे फिर उसका उपयोग क्या करेंगे? अभी हमारे भाई साहब ने कहा कि वो IAS IPS ही बन सकते हैं, और आपके ही प्रवक्ता ने कहा और आपके ही बड़े नेता ने कहा कि हम उनको चौकीदार और दफादार की नौकरी देंगे। तो ये चौकीदार, दफादार और गार्ड के इन्वेंट्री को तैयार कर रहे हैं, जो इनको सोचना होगा, इस पे विचार करना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी इस बात को मानती है और इसी बात को बार बार दोहरा रहती है कि तत्काल इसको वापस लिया जाए और बैठ के बातें करें। उन्होंने कहा, हमने शमसी जी मेरी बात पे एक मिनट और 1 सेकंड और ये कहूंगा कि आपने कहा कि मेरी बात सुन लीजिए 1 मिनट कि किससे आप बात करेंगे। आपने कहा ना सड़कों में बात करें, सड़क पे बात करने की क्या जरूरत है भाई? आपको पूरी बात सुन लीजिए, वो IAS की भी तैयारी कर सकते हैं, कॉर्पोरेट की भी तैयारी कर सकते हैं, नौकरी उनको दे रहे हैं। सिपाही में भी आपके ही नेता ने कहा कि वो अपना भी बिजनेस कर सकते हैं। आपके ही नेता ने कहा ना कि उनको चौकीदार हम अपने यहाँ रख लेंगे। एक बात मेरी बात सुन लीजिए, आपने बात करने के बाद 18 करोड़ वोट अगर आपको आया है भाई साहब, बात किसी भी धैर्य रखिए ना, आपके आर्टिकल आप लेके चली जाएगी। ये बात पहले बात सुनने का भी धैर्य रखिए। आप उनको पैसे भी होंगे, वो मुनासिब भी नहीं होगा, वो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी नौकरी नहीं होंगे। आपकी पूरी पार्टी गई, उसके बाद ही क्रिटिसाइज किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि बिना पढ़े क्रिटिसाइज किया जाता है। वो बिजनेस कर सकते हैं।
वो कॉर्पोरेट में जा सकते हैं एज पर आपने कहा ना वो किससे बात करेंगे, नहीं कहाँ जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, इसीलिए इसका मोटिव बहुत अच्छा है भाई साहब। और मोटिव अच्छा है, लॉन्ग टर्म में सबको समझना पड़ेगा। बेरोजगार क्यों पड़े हुए हैं? अगर आपके पास इतनी नौकरियां हैं, आपने वादा किया था 2 करोड़ बोल रहा हूँ कि कोई आदमी बेरोजगार 17 साल में जॉब नहीं लेता है, लेकिन अगर 4 साल में आपको ट्रेनिंग मिलती है और 4 साल के बाद आप इकोनॉमिकली साउंड हो जाते हैं, आपको पैसे हो जाते हैं, तो आप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। थोड़ी होगा, अरे काम पर किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। 17 और 18 साल में चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है। अमीर हैदर जैदी साहब, मैं जैदी साहब आपके पास आ रहा हूं। जैदी साहब, ये मसला क्या आपको लग रहा है कि मसला हल हो पाएगा जिस तरह से चल रहा है? सरकार कह रही कि हम इस पर पीछे नहीं जाएंगे, अपोजिशन कह रही कि इसके नुकसान बहुत हैं। क्या आपको लग रहा है, क्योंकि मुल्क की सिक्योरिटी भी कोई चीज है, उस पर भी सवाल खड़े होते हैं? देखिए अबू रहरा भाई, मसला ये है कि अगर किसी चीज में कोई विवाद है या लोग संतुष्ट नहीं है तो सरकार को संवाद कायम करना। सरकार संवाद कायम नहीं करती, सरकार की परंपरा है ये, उसे बदनाम करती है जो भी आंदोलन। मसला ये लॉजिक क्या दिया जा रहा है? लॉजिक ये दिया जा रहा है सरकार की तरफ से कि सेना के अंदर देश सेवा है, वेतन से इसकी तुलना नहीं की जा सकती, ये सिर्फ और सिर्फ देश सेवा है। तो मैं उन राजनीतिज्ञों से पूछना चाहता हूं जो चुनाव में जाते हैं, वोट मांगते हैं, तो कहते हैं हम देश सेवा का एक मौका दे दीजिए, हमें MP MLA बना दीजिए। साहब वो भी देश सेवा है, तो आप मिनिमम वेज क्यों नहीं ले लेते 1750 रुपए का? आप सारी सुविधाएं त्याग दीजिए, पेंशन त्याग दीजिए। वहां तो जान का भी जोखिम नहीं है, सेना के अंदर तो जान का भी जोखिम है। सही। नेता बनने में तो जान का भी जोखिम नहीं है, विधायक MP बनने में। तो आप वो सुविधाएं त्यागनी चाहिए आपको, वो आप नहीं त्यागेंगे। अब उसका सम्मान किस अंदाज में कर रहे हैं कि साहब वहां से आएंगे तो नाई का काम करेंगे, कारपेंटर बन सकते हैं, प्लम्बर बन सकते हैं, यानी कि ये इस तरह से काम वो सीखेंगे। जो वेल ट्रेंड बच्चा 3 साल तक वर्दी पहन के आपने कर लेके घुमाओ, वो आके ये काम करेगा? सोचिए, क्या वो किसी ATM के सामने गार्ड होगा? ये एक सोचने वाली बात। नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है। इस तरह की बयानबाजी से तो और ज्यादा मायूसी होती है। इस तरह की जब बयानबाजी होती है तो मायूसी और बढ़ जाती है। मैं शम्सी साहब, मेरे पास टाइम की बहुत कमी। शम्सी साहब, सरकार कहीं यूटर्न तो नहीं लेगी इस मामले पर? अग्निपथ पर सरकार कहीं यूटर्न लेने तो नहीं जा रही है? जिस तरह से हंगामा हो रहा है, भारत बंद बनाया गया है। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये योजना बहुत अच्छी है और लॉन्ग टर्म में ये योजना लोगों की समझ में आएगी और नौजवान इसको समझ भी रहे हैं। नौजवानों की आड़ में कुछ भेड़िए लोग इसमें आ गए हैं जो डाइवर्ट करना चाहते हैं, और इस योजना का लाभ जो भी दुनिया की तरक्की याफ्ता मुल्क है, बता रहा हूं, कैप्टन अनिल गौर जी, जो लॉन्ग टर्म की बात की जा रही है कि लॉन्ग टर्म में ये स्कीम समझ में आएगी, इसे किस तरह से आप देखते हैं कैप्टन साहब? मेरे को तो डर ये है कि कहीं 62 वाली फिर वही डिबैकल ना हो जाए लॉन्ग टर्म में। तो मेरे को ये दिखता है, क्योंकि जब रेजिमेंट एक नहीं फंक्शन कर सकेगी, उसके अंदर सिर्फ एक 25% ही आप रिटेंशन दे रहे हैं, तो वो ट्रेन मैन पावर आपके पास कहाँ होगी? अगर कल को लड़ाई लग गई तो आपको स्टेट मैन पावर कहाँ होगी? आपके पास वो दूध पीते बच्चे होंगे रेजिमेंट के अंदर, जो ना तो वो आपके साथ चल सकेंगे, और हो सकता है वो शायद मोर्चा छोड़ के भाग जाए, क्योंकि वो कहेगा जी मैंने तो अभी तो 2 साल के बाद, तो 4 महीने के बाद मैं तो जा रहा हूं, मेरे को क्या जरूरत है यहाँ पे लड़ने की? जैसे कि आपने वीडियो देखे चाइना के, तब आप बहुत हंसे थे उसके ऊपर कि ये हालत ना हो जाए हमारी फौज की। मेरे को तो उसका डर है। ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी की जो बात करते हैं, पहले ये तो देख लेना आप लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी किस हिसाब से देख रहे हैं। 25% आप रिटेन करेंगे, इसका मतलब 16 साल लगेंगे आपको 100% वो ट्रेन मैन पावर एक रेजिमेंट के अंदर। ये सोचा है आपने? मेरा तो ये सवाल है, इसका जवाब दे दीजिए। नहीं, बिल्कुल सरकार को इस पर सोचना होगा, और जो नौजवान या अगर अपोजिशन भी इस पर सवाल उठा रहे तो अपोजिशन को भी, और खासतौर से उन नौजवानों को जो बेरोजगार हैं, जो नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, जो फौज में जाना चाहते हैं, सरकार इन्हें कॉन्फिडेंस में किस तरह से लेगी, किस तरह से भरोसे में लेगी, और सरकार को भरोसे में लेना भी चाहिए क्योंकि यह सरकार की जिम्मेदारी है। बहुत बहुत शुक्रिया कैप्टन अनिल गौर जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, आनंद माधव जी, प्रोफेसर अजफर शम्सी जी और अमीर हैदर जैदी साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब।